बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, वफाक और पंजाब के बाद सिंध का बजट भी आ गया है। सूबाई सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 30 खरब 53 अरब का बजट पेश कर दिया है और बजट का जो हजम है वो रवां साल के निस्बत जो है 11 अरब रुपए ज़ायद है। सूबे में कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 होगी और तनख्वाहों में 22 से 30% तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। साथ साथ जो बिलावल भुट्टो के दस्तुकात थे उस पर भी कहीं कहीं अमल होने के मामला सामने आ रहे हैं, जैसे कि 5 लाख घरानों को मुफ्त शमसी तवानाई मिलेगी। तरक्याती कामों के हवाले से भी बजट मुख्तस किया गया है 959 अरब रुपए, जबकि नए तरक्याती मनसूबे शामिल न करने का फैसला किया गया है। हम बात करेंगे इस अलावा हवाले से भी कि महकमे तालीम को 32 अरब रुपए मुख्तस किया गया है, जबकि सेहत के लिए 18 अरब रुपए और पुलिस के लिए जो है वो 160 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। कुछ आम नकात जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये 16वां बजट था जो उन्होंने पेश किया और यकीनन ये सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के तनाजुर में बजट किस तरह है इस पर डिबेट होगी। साथ साथ हम बहस करेंगे कि हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ऐसे वक्त में जब बजट पेश किया गया हुकूमती इत्तेहाद से नाराज़ होते हुए नज़र आ रही है। शिकवे शिकायतें तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं जिसे बहरहाल नून लीग हल करने की कोशिश कर रही है और मुज़ाकराती टीम 2 दिन से जो है वो बड़े खुशगवार माहौल में बातचीत कर रही है। और आज हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन साहब थे बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने भी कुछ मीटिंग्स की थी, लेकिन सबसे अहम बात ये हुई कि वज़ीर दाखिला ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और मुलाकात में इस मामले को तय किया गया कि मुल्की मुफाद के लिए जो है वो जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको बालाए ताक रखा जाए। और अहम मुलाकातें हुई हैं, बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मौलाना फजल रहमान से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई। इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट ये भी हुई है कि बानी PTI ने महमूद खान नचगज़ई जो कि उनके इत्तेहादी हैं उनको हुकूमत से बातचीत के लिए मैंडेट दे दिया है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि ये राब्ते मुल्की सियासी इस्तेहकाम के लिए कितने ज़रूरी हैं। इसके बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। हुकूमत को इस वक्त जो चैलेंजेस हैं ख़ासतौर पर दाखिली और खारजी, उसको हुकूमत किस तरह डील करेगी। और अभी कुछ देर पहले की जो खबर है जो मैं आपसे शेयर भी करना चाहूँगी कि इस वक्त बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हमने प्राइम मिनिस्टर साहब का देखा है। उन्होंने इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट के लिए जो तारीखी कदम उठाया है, 10 रुपये 69 पैसे जो है सनतों की जो बिजली है उसको कम किया गया है और यकीनन इससे जो सनतों पे 200 अरब रुपये से ज़ायद का जो बोझ है बिजली के मद में वो कम भी होगा, पैदावारी लागत भी ज़्यादा होगी और साथ साथ बरामदात में खातिर ख्वाह इजाफा भी होगा। इसके साथ हमने स्टॉक एक्सचेंज को भी देखा, रोज़ बरोज़ उसमें बेहतरी आती जा रही है। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, तारुफ करा दूं, मुनव्वर मिर्ज़ा साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ मौजूद हैं अनवर काशिफ मुमताज़ साहब, सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया सर। कुछ ही देर में हमें दीगर मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, यकीनन हम डिबेट कर रहे हैं बजट, वफाकी बजट का खदोखाल, उसके बाद पंजाब का आया, फिर आज सिंध का आया। खुसूसन सिंध के हवाले से बात करना चाहूँगी क्योंकि कराची एक इकॉनमी हब है, इतना रेवेन्यू जनरेट करता है। आप किस तरह देख रहे हैं आज के बजट को? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कराची जो है पाकिस्तान की रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कराची से जनरेट किया जाता है और मुसलसल आपने देखा होगा कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये 50 साल से ये एक ही बात के ऊपर मुसलसल बात हो रही है कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बेहतर बनाएं। आबादी बेतहाशा हो गई है, कभी कहते हैं 2.25 करोड़ हो गई, 2.5 करोड़ हो गई, 3 करोड़ हो गई, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर अब इतना कमज़ोर हो चुका है कि इतनी इस आबादी को नहीं सक। तो अगर आप इस बजट के अंदर आप देखें कि जो रकूम मुख्तस की गई हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा रकूम नहीं नजर आती। देखिए 3-4 प्रॉब्लम्स कराची के बड़े ग्लेयरिंग है। इसके लिए कुछ कोई ख़ास यानी आपको किसी रॉकेट साइंस की या किसी वो करने की नहीं ज़रूरत, बार बार यही आता है सामना। सबसे पहले तो ये है कि कराची में ट्रांसपोर्ट का बड़ा सीरियस मसला है जिसे सिंध गवर्नमेंट ने एड्रेस भी किया। ये जो बस का निज़ाम इन्होंने चलाया ये अच्छा है, मतलब दिस शुड कंटिन्यू और मेरे ख्याल से कुछ रीजनेबल रकम इसके लिए उन्होंने रखी है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन पानी का मसला बहुत ही सीरियस मसला है और ये जो है ये वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के एक दिन में 2 बड़े ऐलान। सनतों के लिए बिजली सस्ती करने के बाद बड़ी ईद पर वज़ीर-ए-आज़म की आवाम के लिए बड़ी ईदी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी पैसे फी लीटर की बड़ी कमी, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर की कमी का ऐलान किया गया है।
नाज़रीन, आपको बताते चले कि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर की बड़ी कमी, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर की कमी का ऐलान किया गया है। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी की थी। इस लिहाज से अब तक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में मजमूई तौर पर 35 रुपये का रिलीफ आवाम को दिया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के एक दिन में ये 2 बड़े ऐलान। सनतों के लिए बिजली सस्ती करने के बाद बड़ी ईद पर वज़ीर-ए-आज़म की आवाम के लिए बड़ी ईदी। बिजली में सस्ता करने के बाद पेट्रोल की कीमत में भी 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर की बड़ी कमी, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर की कमी का ऐलान किया गया है। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी की थी। नाज़रीन, आपको खुशखबरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से बताते चलें कि उन्होंने आज 2 बड़े ऐलान किए हैं, जिनमें सनतों के लिए बिजली सस्ती करने के बाद उन्होंने पेट्रोल की कीमत में भी कमी का ऐलान किया है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर की कमी के बाद डीजल की कीमत में भी 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर की कमी का ऐलान किया है। 1 जून को भी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी की थी। इस लिहाज से पेट्रोल में अब तक फी लीटर कीमत में मजमूई तौर पर 35 रुपये का रिलीफ आवाम को दिया जा चुका है। ये थी PTV न्यूज़ की ताज़ा तरीन। नहीं आ रहा। अच्छा, तालीम का मसला भी ये है कि तालीम का में स्कूल और कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में आपने देखा है कि एक मशरूम ग्रोथ हो रही है, लेकिन खुद ही कुछ दिन बाद गवर्नमेंट के लोग कह रहे होते हैं और दूसरे लोग कह रहे होते हैं यहाँ पे कि इनका जो मेयार है वो बड़ा खौफनाक है और इंटीरियर के मुतालिक जो खबरें आती हैं वो इससे ज़्यादा परेशान कुन हैं, तशवीशनाक हैं कि वहाँ पर क्या वाकई में उस तरह देखा जा रहा है। इसके मुकाबले में अगर आप पंजाब को देखें, मैं मवादाना नहीं करना चाहता, ना मैं कोई वो बताना चाहता हूँ, मगर ये देखें कि वहाँ पर जो एक इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो है, आप देखें मोटरवेज़ की तरफ तवज्जो है, ट्रांसपोर्ट और सेहत की तरफ तवज्जो है, फिर उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आते हैं। सिंध में कोई आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो कतन नज़र नहीं आते, बल्कि वो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे उनका को सहारा देने के लिए भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। ज़्यादातर तो मुझे ये तनख्वाहों की अदायगी और तनख्वाहों को बढ़ाने के ऊपर ज़ोर है, ये मुझे नज़र आता है। लेकिन अगर कराची को आपने वो ना किया तो फिर आपके लिए खुद ही परेशानी का बायस होता है। फिर आप मीटिंगें कर रहे होते हैं, फिर आप इस पर गौर कर रहे होते हैं। तो बजट इज़ द टाइम वेयर यू सेट द डायरेक्शन for what you are going to do for the next whole year, और लोगों को भी बड़ा क्लियर हो जाता है कि हाँ ये करने के लिए जा रहे हैं। अगर सिर्फ फिर उसके बाद आप बयान देते रहे कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो फिर तो वो अगले बजट तक जाएगा ना। ठीक बात है। तो अनवर साहब, बात वही आ जाती है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को एक तरफ देखते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं 2008 से मुसलसल जो है वो सिंध में हुकूमत भी कर रही है, चौथी बार आई है, 16वां बजट भी पेश कर दिया गया है। कहीं पर नज़र आता है इतने अरसों में कि हाँ भाई कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर या इंटीरियर सिंध का हमें बेहतर नज़र आ रहा है जो बजट में बात की जाती है, जितना मुख्तस किया जाता है रकम। देखिए, टैक्स कलेक्शन की एक फ़िलासफ़ी है, वो फ़िलासफ़ी ये है कि जिस जगह से टैक्स कलेक्ट किया जाए वहीं पे लगाया जाए। अब इस पूरे सूबे का जो आपको अगर फ्रेमवर्क देखें तो फ्रेमवर्क ये है कि मेजॉरिटी जो टैक्स है वो कराची से 90% टैक्स जो है कराची से कलेक्ट किया जाता है अगर सूबे के हिसाब से बात की जाए। लेकिन लगाया क्यों नहीं जाता, ये एक सवालिया निशान है।
और ये सवाल निशान पिछले 4 अदवार में भी रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अपोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं है और चीज़ें इस तरह वॉइस रेज नहीं हो रही हैं, लेकिन कराची की तो हर रोड इस बात की दुहाई दे रही है कि जो है ये कि ये पैसे यहाँ नहीं लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त जो कि सूबे की हुकूमत है उसको ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि कराची के शहरी जो हैं जब आपको टैक्स दे रहे हैं तो टैक्स का हमेशा निज़ाम है, हमेशा ये कहता हूँ कि एक साइकिल है, टैक्स लिया जाता है और लगाया जाता है, तो जहाँ से लिया जाए जो टैक्स देता है वही अल्टीमेटली बेनिफिशियरी होता है। ये साइकिल है, ये कंप्लीट नहीं होगी तो हमेशा डिस्टॉर्शन रहता है। तो ये जो है कि कराची में वो लगना चाहिए। चलें जो पिछला पास गुजर गया, आने की हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा ये लगे ताकि लोगों को थोड़ा सा एक एहसास हो कि कुछ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो कि जी हमने अगर टैक्स दिया है तो वो हमारे शहर पे, हमारी गलियों पे, हमारे लिए पानी के लिए वो लगे। इसलिए कराची में पानी का एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो चुका है। और सर पानी का तो मसला है कि जो हाइड्रेंट से कमा रहे हैं, अभी एक रिपोर्ट आई है कि 1 अरब 60 करोड़ उससे जो है मुनाफा हुआ है। मतलब आप ये देखिए ना, इसका मतलब है कि पानी का तो जानबूझ के बहरान, सब जानते हैं कि पानी का जानबूझ के ये बहरान पैदा किया जाता है ताकि हाइड्रेंट का कारोबार चले। बड़ी अच्छी आपने बात कही है पानी का जिक्र करके। और वो टैक्स कलेक्शन के लिए जो इतना बड़ा रेवेन्यू डिपार्टमेंट बना है वो कोलैप्स कर गया है। वो KSC उसको उनको कहा गया है कराची इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन को, जिसके ऊपर हर वक्त यानी बौछार करते रहते हैं तनकीद की, कि मेयर साहब ने बड़ी खुशी से इस बात का इजहार किया है कि अब टैक्स कलेक्शन जो है वो हाई कोर्ट से इजाज़त ली है उन्होंने कि वो टैक्स कलेक्शन जो है वो के इलेक्ट्रिक। अरे भाई, हर काम अगर के इलेक्ट्रिक नहीं करना है तो फिर इन डिपार्टमेंट्स के रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स क्यों खोलें? और कराची इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, और ये मतलब ये कि हमारा ये नहीं कि देखिए सिर्फ इतना कह देना कि जी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने कि भाई ये एक साइकिल होता है, टैक्स जहाँ से लेते हैं वहीं लगाए, लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी ये फेस है आपका। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त फेस है MD SPDC मोहम्मद आसिफ इकबाल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, बात यकीनन आप सुन भी रहे हैं और हम ओवरऑल तो बात कर रहे हैं कि जो वफाक ने बजट दिया, फिर पंजाब ने और आज सिंध ने जो दिया है, सिंध का इसलिए ज़्यादा कंसिडर किया भी जा रहा है क्योंकि ये वो मुआशी हब है जहाँ से 65-70% कराची से और इंटीरियर से ओवरऑल मिला के 90% रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन सर ये बजट हम देखते तो हैं मगर हमें मुख्तस भी की जाती है रकम, लेकिन लगता हुआ कहीं नज़र आया आपको सर कराची में? देखिए मेरे ख्याल है हम बात शुरू कर सकते हैं पहले फेडरल की और उसके बाद हम कराची के भी आ जाएंगे, इसलिए कि अभी बाकी जो प्रोविंशियल बजट्स हैं वो अभी आ रहे हैं और उसको चूंकि हम एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें पहले उसको अच्छी तरह से देखना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा आपका वक्त दूंगा कि मैं कुछ ब्रीफली बता दूं फेडरल बजट के बारे में एंड देन आई कैन कम बैक टू द प्रोविंसेस। तो सबसे पहले तो इसमें मुख्तसरन 3-4 चीजें तो वो हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने क्लेम की हैं। मसलन उन्होंने कहा अपनी बजट स्पीच में कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे, हम टारगेटेड वेलफेयर सिस्टम की तरफ जाएंगे, हम लोअर सब्सिडीज की तरफ जाएंगे, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स करेंगे, फेयर टैक्सेशन रेजीम देंगे, अननेसेसरी गैर जरूरी अखराजात में कमी करेंगे और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनको हम प्राइवेटाइज कर देंगे। ये तो वो ओवरऑल एक फ्रेमवर्क था मुख्तसरन जो उन्होंने बयान किया। तो अब देखना यह है कि जो बजट पेश हुआ है उसमें इन चीजों को किस तरह से देखा गया है। लेकिन उससे भी पहले मैं 3-4 ऐसे पॉइंट जरूर बयान करना चाहूंगा, इसलिए कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और आज से नहीं कई सालों से गुजर रहा है और इस पे अब मजीद क्या बहस करें। लेकिन मैं शुरू जो है वो 3-4 ऐसे पॉइंट से करना चाहता हूं जो मैं समझता हूं कि कुछ पॉजिटिव चीज भी है। जाहिर नेगेटिव चीज बताना तो आसान होता है। 3-4 पॉइंट अगर आप इजाजत दें तो मैं बयान करूं, उसके बाद मैं फिर अपने कंसर्न्स की तरफ आऊं। तो पहला तो मेरा ख्याल ये है, जाहिर है मेरा एक जाती राय है कि इस बार जो बजट हमें लगा है उसको जो नंबर्स हैं वो थोड़े से हमें हकीकत पसंदाना महसूस हो रहे हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन रही है कि हम रेवेन्यूज को ओवर एस्टिमेट करते हैं और एक्सपेंडिचर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उससे ये होता है कि आप दिखा सकते हैं कि आपका खसारा इतना नहीं है। इसी तरह ये फील ऐसी नहीं लगती है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड एक ऐसा बजट आइटम है जिसमें कुछ भी आप डाल दें कि हम 200 कर लेंगे, 600 कर लेंगे, तो आपका खसारा थोड़ा कम नजर आता है। तो इस बार प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड में भी उन्होंने सिर्फ 30 अरब रुपए लिखे हैं। तीसरी चीज हम देखते हैं कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज में भी
अब हमें पता है कि हमारी क्या सूरत हाल है और हम जानते हैं कि हमें कहीं से कर्ज फिलहाल मिलने वाला नहीं है मार्केट से, एक्सटर्नल रिसोर्सेज से, तो उसमें भी उन्होंने कुछ ज्यादा रकम नहीं रखी, 600 अरब रखे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो नंबर्स हैं वो लग रहा है कि जो भी है उन्होंने बयान कर दिया सच्चाई के साथ। 2-3 पॉजिटिव स्टेप्स हैं बिफोर आई कम टू द कंसर्न। पेंशन रिफॉर्म्स की बहुत सख्त जरूरत है, जिसका उन्होंने अनाउंस किया है कि हम एक पेंशन रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, मंथली कंट्रीब्यूशन होगा, फुल्ली फंडेड पेंशन फंड होगा। मैं समझता हूँ अगर ये हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, कितने ही ऐसे गवर्नमेंट के इदारों को, हुकूमत के इदारों को हम जानते हैं, इंस्टीट्यूशंस को जानते हैं कि जहाँ पेंशन का जो अकाउंट है उसमें से लोग तनख्वाहें भी दे देते हैं इदारे, और जब लोग रिटायर होते हैं तो उनको देने के लिए कुछ नहीं होता। दूसरा जो इसमें एक पॉजिटिव स्टेप नजर आता है वो ये है कि सोशल प्रोटेक्शन के जो अखराजात हैं उनमें कुछ बढ़ोतरी दिखाई गई है। जैसे BISP के एक्सपेंडिचर में कुछ 27% इंक्रीज है। ओवरऑल जो सोशल प्रोटेक्शन का जो वो है वो 480 से 600 से ज्यादा अरब पे चला गया है। अच्छा, सोलर पावर इंडस्ट्री को इंपोर्ट पे थोड़ी कंसेशन दी है। एक और छोटा सा काम जो कि अच्छा है वो ये है कि कैपिटल गेन टैक्स में थोड़ा रिफॉर्म किया गया है कि जो प्रॉपर्टीज हैं अगर आप 6 साल तक आपने होल्ड की है तो उसके बाद टैक्स नहीं होता था, वो खत्म कर दिया। तो इससे अब मैं समझता हूं कि थोड़ा इन्वेस्टर जो हैं वो कंसीडर करेंगे कि हमें लॉन्ग टर्म में इसको नहीं होल्ड करना, इसलिए कि उसका कोई फायदा नहीं। वरना 6 साल के बाद तो उस पर टैक्स होता ही नहीं था, तो आपने कुछ खरीदा, 6 साल तक होल्ड किया और फिर बगैर टैक्स के बेच दिया। तो ये तो है जो कुछ 4-5 पॉजिटिव चीज। ठीक, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये बिजनेस एज यूजुअल टाइप का बजट है। मिसाल के तौर पर जैसे उन्होंने कहा कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, तो हमें कोई ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो नजर नहीं आते। लेकिन सर एक्सपेक्टेशन तो यही की जा रही थी ना, देखें आपका तो डोमेन भी है रिसर्च का, एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा था कि जितनी क्रिटिकल सिचुएशन इस वक्त इकोनॉमी की हमारी है, बजट कोई बहुत ऐसा नहीं आ सकता था जिसमें फुल फ्लेज कोई रिलीफ या कुछ इस तरह की बात हो। देखें आपकी बात, जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। फाइनेंस मिनिस्टर पहले ये बात कर चुके हैं कि खैरात से मुल्क नहीं चल सकता, हमें हर हाल में टैक्स बेस करना पड़ेगा इकोनॉमी को, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे हमें, जिसमें हम बहुत देर कर चुके हैं। अब ये 1 साल 2 साल मुश्किल तो है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे माहिरीन हैं वो भी यही कहते हैं कि 2-3 साल में हमें इसका रिजल्ट भी, आउटकम भी मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्यों नहीं हुआ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी बजट स्पीच में ये स्टेटमेंट दिया कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे, लेकिन हमें उतने नजर नहीं आ रहे। वो 2 साल बात करने हैं, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि हम ब्रॉड बेस्ड फेयर टैक्सेशन रिजीम की हमें बहुत सख्त जरूरत है, वो हमें कुछ उस पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। तीसरा उन्होंने कहा कि हमें पावर सेक्टर रिफॉर्म, पावर सेक्टर रिफॉर्म में हमें कुछ नजर नहीं आया। मिसाल के तौर पर हम सब जानते हैं, इसको कितनी बार हम दोहराएं कि आवाम जो है उसे पे करना पड़ता है चोरी और इनएफिशिएंसी के। ठीक है, तो इसमें जरूरत है कि हम जो हमारे IPPs के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको निगोशिएट कर सकते हैं, थोड़ी कोशिश की जा सकती है। वी होप कि ये होगा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इस बजट की कि इस बजट में कुछ नहीं नजर आ रहा। इसी तरह मैं समझता हूँ कि पावर सेक्टर में टैरिफ को भी थोड़ा सा हम अगर ट्रांसपेरेंट कर दें, अगर मैं 20,000 रुपए दे रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस, तो मुझे ये पता होना चाहिए, तो मुझे पता है कि मैं कितना टैक्स किस पे दे रहा हूँ। मुझे ये भी पता होना चाहिए कि इन 20,000 में ऑपरेशन एक्सपेंडिचर में कितने पे कर रहा हूँ और चोरी की जो कंपनसेशन है वो मैं कितनी दे रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि रिडक्शन हम करेंगे गैर जरूरी अखराजात में। हम सब जानते हैं कि हमारे पास गुंजाइश नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जितनी थोड़ी बहुत गुंजाइश है उसमें आप कुछ थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं ना। अब हमें मिसाल के तौर पर हम मिनिस्ट्री में मतलब SPDC जो एक्सपेक्ट कर रहा था उसी हवाले से बजट आया है। जाहिर है, देखिए कोई भी शख्स हम ये नहीं समझ रहा था कि कोई मौजूदा हो जाएगा, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो सकती थी। सब्सिडीज में उसी तरह इजाफा है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन अगरचे ये बिल्कुल उन्होंने ईमानदारी से कहा कि हम 30 अरब मिलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि हमें प्राइवेटाइजेशन करनी है। अगर करनी है तो फिर उसके पैसे भी होने चाहिए। ठीक है, आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ जी सर, मुझे इजाजत दें, वो ये है कि जो हमारा PSTP है, हर बार हम ये करते हैं कि उसे ओवर एस्टिमेट करके फिर खर्च नहीं करते। 1150 आपने रखे,
800 आपने खर्च किए और अब दोबारा कह रहे हैं कि हम 1500 खर्च करें, तो कहाँ से करेंगे 1500? बिल्कुल सही बात और है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ इकबाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अनवर साहब, बात वही आ जाती है कि अगर मुल्क को सही सिमत पे लेकर जाना है तो टैक्स टू जीडीपी रेशो हमें बढ़ाना पड़ेगा हर हाल में, और हर एक को उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये सख्त फैसला है जो कि मतलब जिस पे जहाँ भी डिबेट हो रही है वो यही हो रही है ना कि जी टैक्स जो दे रहा है ऑलरेडी उस पर भी लग रहा है, तनख्वाहदार तबका भी दे रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा अशराफिया को भी हर हाल में देना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो किसी चीज़ से सुपर टैक्स को छेड़ा नहीं गया, इसका मतलब वो एज इट इज़ है। तो वो कुछ चीज़ें तो मुसल्लिम अपनी जगह पर मौजूद हैं, हाँ कुछ कड़वे घूंट हैं जो आवाम को दोबारा पिलाए जा रहे हैं, और ये मजबूरी भी है, और यकीनन हुकूमत भी चाह रही है कि अपने एक्सपेंसेस जो है वो कम करे, लेकिन आप भी समझते हैं इस चीज़ को एक सिस्टम है, उसको ठीक करते करते भी टाइम लगेगा। जी सर। बेसिकली देखें, इशू ये है कि अब जो अपेरेंटली इस वक्त सूरत हाल है, वो सूरत हाल ये है कि काफ़ी चीज़ों को आपको एड्रेस करना है, और आपके पास जो इस वक्त इमीडिएटली बड़ा शॉर्ट टाइम था चीज़ों को प्रिपेयर करने का, तो लेकिन जो सबसे जो इसका अपेरेंटली इफेक्टेड जो हैं वो लोग हैं सैलरी क्लास, उनको उन पे जो आपने टैक्स की जो भी ट्विकिंग की है उसकी वजह से उन पे बड़ा गहरा इम्पैक्ट है, तो हुकूमत को इसको रिकन्सिडर करना चाहिए। मुझे कोई किसी किस्म का किसी पे सुपर टैक्स कंटिन्यू करने पे कोई इतराज़ नहीं है, मुझे किसी किस्म की एलीट पे टैक्स लगाने पे कोई इतराज़ नहीं है, आप बिल्कुल लगाएं, लेकिन जो चीज़ इस वक्त मेरे ख्याल में वो जिसे कहना चाहिए ना कि ट्रस्ट बिल्ड करेगी, वो है डिजिटलाइजेशन का रोड मैप। बहुत अच्छी बात। डिजिटलाइजेशन का रोड मैप जो है ना वो डिफाइन एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन जो है वो हर मसले का हल है। ये बात फाइनेंस मिनिस्टर भी कर रहे हैं, ये बात प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं, लेकिन उसका रोड मैप आना चाहिए। रोड मैप आना चाहिए कि जी आपने जो नादरा से जो MOU साइन किया था उसमें कितना रिकॉर्ड आया, तो वो जो लोग नॉन फाइलर बन के या पीछे छुप के बैठे हुए हैं उनको ये एहसास होगा कल हमारा नाम भी एक्सपोज हो सकता है। ये जो चीज़ है ना, ये मेरे ख्याल में एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इकोनॉमी में पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के साथ अगर आप इस तरह प्ले अराउंड करेंगे इन टेक्नोलॉजी के साथ और डिजिटलाइजेशन के साथ, तो हम रिजल्ट ओरिएंटेड हम एक्सरसाइज कर सकेंगे। लेकिन अगर हम कन्वेंशनल मोड में चले गए तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारे रिजल्ट जो है ना वो नहीं आएंगे, वो पहले ही एक आई वॉश एक्सरसाइज हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर उनको इदराक तो है कि डिजिटलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंस है। आई होप कि ये कोई कमिंग डेज में कोई डिजिटलाइजेशन में पूरा रोड मैप वाज़े करें। ठीक है, तो मिर्ज़ा साहब हम जो ये बात कर रहे हैं कि एक तो ये कि हर जगह ये बहस भी हो रही है कि जी ये बजट IMF के इन्फ्लुएंस में है, क्योंकि अभी हम जुलाई में ही हमने स्टाफ लेवल मुआहदे की बात करनी है, और उससे पहले जो है अभी जो प्रोग्राम ख़त्म हुआ उसमें भी IMF की कंडीशंस थी। मजबूरी तो है हमारी, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो हमें एक तो ये कि चलो एक कर्ज तो मिलेगा, एक मालियाती इदारों का एतमाद भी बढ़ेगा, लेकिन जो पाकिस्तान की इकॉनमी को चाहिए जो फिस्कल डिसिप्लिन वो बहुत ज़रूरी है। और कुछ जो ये बजट आया इसमें मुझे कुछ चीज़ें नज़र आई हैं ऐसी, ऑल्दो कि आप मुझे पता है एक्सपर्टीज़ नहीं, लेकिन फिर भी आपकी एक राय जानना चाहती हूँ। जी, मैं आपको मैंने IMF को बहुत गुज़िश्ता 7-8 साल से IMF को अटेंड कर रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान का IMF में जाना तो बड़ा लाजमी है। उसकी वजह ये नहीं है कि वो उनका कर्ज हमारे लिए ज़रूरी है। $3 अरब, $7 अरब, $8 अरब पाकिस्तान के लिए क्या मैटर करते हैं? पाकिस्तान की वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी तो देखें आप, इसमें तो ये ऊँट के मुंह में जीरा वाली रकम है। लेकिन हमें देखिए, मैं क्लियर कर दूं, असल में हमारे आवाम को क्लियर नहीं है। हमारे यहाँ IMF पे बहस तो हम करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि वर्ल्ड बॉडी करती क्या है। IMF का कर्ज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किसी डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं देता है। डेवलपमेंट के लिए पैसे देने के लिए वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आप तशरीफ रखते हैं, आप देख लीजिए। IMF की जो सील है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। वो क्यों? क्योंकि वो सील लगने के बाद जो बैरूनी मुमालिक हैं, ये जो फंडिंग बॉडीज हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह, ये हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे पहले हुआ करता, आपने तरबेला बनाया था, आपने मंगला बनाया और दूसरे बड़े बड़े जो ह्यूज प्रोजेक्ट बनाए थे, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्लियर। हमारे अब तो अपने दोस्त कह रहे हैं कि जनाब जब तक IMF की सील आप नहीं लगवा के लाएंगे। आपको याद है पिछली बार शहबाज शरीफ को कितनी मिन्नत खुशामद करनी पड़ी थी IMF की वो सील लेने के लिए, उसके बाद फिर वो खुले थे और वो कर्ज और वो सब आए थे और आपका फॉरेन एक्सचेंज। दूसरी बात में आप बजट के ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं, एक बात नहीं होती, टेक्नोलॉजी बिल्कुल चाहिए हमें।
डिजिटलाइजेशन बिल्कुल चाहिए हमारे को, टैक्स के बेस को बढ़ाना बिल्कुल चाहिए, लेकिन ये क्या चीज़ें हैं? दे आर सिंपली टूल्स ऑफ ए बजट हर साल पेश करने के लिए। मैं आऊँगा नवाज शरीफ की बात की तरफ, जो कि लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के। वो हमेशा एक बात कहते हैं, मुझे याद है 99 में से स्टार्ट उन्होंने किया था, वो कहते हैं पाकिस्तान के पास एक इकोनॉमिक विजन होना चाहिए। गवर्नमेंट से को एक विजन देना चाहिए कि आइंदा 5 साल बाद कहां पहुंचेंगे, 10 साल बाद कहां पहुंचेंगे, 20 साल बाद। आप किसी मुल्क को उठा के देख लीजिए, इंडिया को आप देखिए, मनमोहन सिंह ने क्या किया था, विजन दिया था ना, उसके बाद फिर वो आप कंटिन्यू करते हैं। चाइना में डेंग जाओपिंग ने क्या दिया था, विजन दिया था। ली क्वान यू ने सिंगापुर में क्या चीज़ है, थाक्सिन शिनवात्रा ने वहाँ क्या दिया, सब ये विजन। तो आपके बजट सालाना तो हैं, ये तो ये हुआ कि साल ब साल आप मामला चला रहे, लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि 5 साल बाद हम कहोगे, 10 साल। तो इस हुकूमत से जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, और जिसकी की तरफ आपने देखा नवाज शरीफ जो है बार बार आते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को अगर उनकी वो डिस्टर्बेंस नहीं आई होती तो पाकिस्तान वुड हैव बीन आउट ऑफ G19। देखिए अब ये विजन हुआ कि अगर मैं 5 साल हुकूमत करूंगा तो G20 के अंदर आ जाऊंगा, ठीक है। मैं अगर 10 साल हुकूमत करूंगा तो मैं IMF वगैरह से बाहर आ जाऊंगा, और पाकिस्तान इस लेवल पे। टर्की ने यही काम किया मुसलमान कंट्रीज के अंदर, आप उठा के देख लें, मलेशिया ने यह काम किया। ये रोजमर्रा के जो बजट है ना, बहुत खूब, मैं तमाम जो अच्छी इनकी बातें हैं उनकी तारीफ करता हूँ। टैक्स बिल्कुल पाकिस्तान में हर आदमी को देना चाहिए, जो लगाना भी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, टेक्नोलॉजी की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, कंसिस्टेंसी ऑफ इकोनॉमी पॉलिसी जो के अंदर विजन आना चाहिए। और वो एक दिन का विजन नहीं आना चाहिए, 25 साल विजन देना चाहिए। और मैं समझता हूँ दिस गवर्नमेंट इज केपेबल ऑफ डूइंग इट। इनके पास लोग मौजूद हैं जो ये कर सकते हैं पाकिस्तान। अच्छा सर, बात वही आ रही है कि हुकूमत की अवलीन तरजीह है टैक्स बेस को बढ़ाना। अब आज कल आला सतह का इजलास भी हुआ था जिसमें उन्होंने बड़ा एड्रेस भी की थी चीज़ें, और FBR को मुल्क की मईशत का हम पहिया करार दिया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इंसानी वसाइल की तरक्की और डिजिटाइजेशन है उसके लिए हमें तमाम वसाइल FBR को देने चाहिए। वही बात आ जाती, जो रिफॉर्म्स वाली बात वो वहीं की वहीं रह गई थी कि FBR के दायरे में इस पे इस वक्त कितना ज़रूरी काम करना है। क्योंकि देखिए सिर्फ ये बात कर देना इस पे टैक्स उस पे टैक्स, इन्फोर्समेंट वाला भी एक बात सामने आई थी। ये सब चीज़ें कैसे मुमकिन? पहले भी हम आपके प्रोग्राम में बात हो चुकी है। देखें, टैक्स लगाना पाकिस्तान में इस वक्त इशू नहीं है। इशू ये है कि आप डॉक्यूमेंट हो जाएं। बात किया अभी कि भाई विजन की बात है, तो आपकी जब इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं होगी तो विजन कैसे एग्जीक्यूट होगा? विजन तो आप बना लेंगे, लेकिन आपने उसमें कुछ काम करने होते हैं ना, कुछ लेवल्स मीट करने होते हैं। ये गेम है कि अगर आपने लेवल मीट नहीं किया तो वापस 0 पे आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये सूरत हाल है कि आप विजन तो दें लेकिन आप उसके लिए कुछ काम भी करें। अब हमारे यहाँ होता ये है कि इतनी अनसर्टेनिटी है पॉलिटिकल कि उसकी वजह से वो विजन जो है ना एग्जीक्यूट नहीं होता। सर, इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड होने से कितना नुकसान हमारे मुल्क को हुआ है? जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंटेशन, अब देखिए 1 लाख की सैलरी पे तो चलो टैक्स लग गया, वो जो एक छोटा कारोबार करने वाला जो फुटपाथ पे काम कर रहा है, जिसकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, या वो रोज कमा रहा है 3 लाख रुपए, वो तो फिर वही बात आ जाती है ना, ये वो लोग हैं जिन पे 45% टैक्स की बात की जा रही है जो टैक्स पेयर में नहीं है। तो इसको इन्फोर्समेंट कैसे होगी? देखिए इन्होंने बात की कि वो IMF का ठप्पा चाहिए, वो तो एक टेक्निकल बात इन्होंने कर दी कि ठप्पा चाहिए जिससे आपको दूसरी एजेंसीज वो करें। बात ये है कि उसको आपने एक ईजी व्हीकल समझ लिया है, इसलिए आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की। डॉक्यूमेंटेशन करना आज ज़रूरी, मतलब कल भी ज़रूरी था, आज भी ज़रूरी, आगे भी ज़रूरी होगा। तो अगर आप जितनी जल्दी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उतना आपका इकोनॉमी बेहतर होगी, बेस बनेगा, और फिर जो भी आप विजन रखना चाहें, जो भी एक कलेक्टिव विजन हो वो एग्जीक्यूट हो सकेगा। जब तक आप डॉक्यूमेंट देखें, ये दुनिया में इकोनॉमी जो है वो जहाँ पे जो डेवलप इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे 80 आइडियल सोसाइटी कोई नहीं होता, 80% जो है ना लोग जो हैं वो डॉक्यूमेंट हैं, वहाँ भी 20%। लेकिन पाकिस्तान अदर वे राउंड है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान का मसला जो है टैक्स देना नहीं है, पाकिस्तान का मसला डॉक्यूमेंटेशन है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है ना वो होना चाहिए। अब उसमें आवाम का भी बहुत कसूर है, बिकॉज हम देखें, हम बाहर जाते हैं, हम रसीद नहीं लेते,
हम रसीद को चेक नहीं करते कि उसने सेल टैक्स लगाया, हमसे सेल टैक्स चार्ज किया। ये भी हमारी एज अ नेशन जिम्मेदारी है कि हम चेक तो करें कि भाई रसीद फेक तो नहीं दे रहा। FBI ने पूरी स्कीम बनाई थी कि आप वो बारकोड को चेक करें। अब थोड़ा सा एफर्ट हमें भी करना पड़ेगा कि हमें रसीद के लिए बात करनी पड़ेगी। जहाँ पे हम काफ़ी बड़ी अमाउंट का खाना खा रहे हैं या कुछ चीज़ ले रहे हैं तो छोटी अमाउंट का कोई टैक्स है तो वो भी हम देने में अगर हम कतराएंगे तो फिर इस तरह चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। हुकूमत A हो हुकूमत B हो, लेकिन ये साइकिल चलती रहनी चाहिए। तो वो जो साइकिल है वो चलेगी जब तक इसमें एक टैक्स का पैसा आता रहेगा, ये साइकिल चलती रहेगी और डेवलपमेंट भी होगी, एजुकेशन भी मिलेगी। लेकिन मेरे अपनी ये वो है कि पाकिस्तान में ही हुकूमत अगर ये हुकूमत कर जाती है तो अगर डॉक्यूमेंटेशन कर गई तो इससे बड़ा पाकिस्तान के लिए जो कहना चाहिए ना कि भलाई का काम कोई नहीं होगा। अगर डॉक्यूमेंटेशन हो गई है तो फिर आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत पोटेंशियल है। इसलिए कि मैं और आप समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहती है, हम रोज देख रहे होते हैं यहाँ पे हर इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही होती है। मुनव्वर मिर्जा साहब, अब ये जो हुकूमत को भी आज मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है, कल भी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि वो अपनी कारकर्दगी पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इतने अरसे में हमने इतने माह में देखा कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी आते साथ, जिस तरह SIFC हो गया। दूसरा ये जो आप इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को लेकर चले हैं, चाइना, UAE, सऊदी अरब इनके साथ, और हमारे मुल्क में सरमायाकारी भी आ रही है, ये भी एक एफर्ट हो गया। फिर बजट आ गया, उसके बाद अब बजट के दौरान हमने देखा कि हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी शिकवे शिकायत तहफ़्फ़ुज़ात जो भी थे, और उन्होंने एक अलामती मौजूदगी का आए और बजट के दौरान और फिर चले गए। ये ऐसे वक्त में क्या मतलब सही था ये कि उनको इस तरह का एक बिहेवियर अपनाना चाहिए था? अब हुकूमत उनको मना भी रही है, वो मान भी गए, लेकिन बहरहाल मैं वैसे आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसे वक्त में हुकूमत के इत्तेहादी को तो एक साथ एक पेज पे होना चाहिए। ये इतनी बड़ी पार्टियों को में ये बिल्कुल 100% रियलाइजेशन होना चाहिए। और फिर पीपल्स पार्टी के अंदर में की बात है कि ये भी इकोनॉमिक ओरिएंटेड पार्टी है, ठीक है ना। एग्जैक्टली ये जो ये लोअर लेवल के ऊपर इकोनॉमिक्स को कहते हैं, यही दिया था ना भुट्टो साहब ने अपना जो नज़रिया दिया था, बयानिया कह दें या विजन कह दें या जो भी कुछ कहते हैं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने अपर लेवल का बयानिया दिया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट का दिया था। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक ही किस्म के उस पर यकीन रखती हैं कि इकोनॉमिक्स को पाकिस्तान की जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो यकीनी बात है कि ये बात कोई बहुत वेलकम नहीं है कि बड़ी पार्टीज़ जो हैं, जिन्होंने मैंने बारहा मरतबा कहा और जब भी मैं गया और मैंने देखा कि बहुत लोगों ने इस बात को, यानी जो दूसरे थे वो भी ये बात कहते थे, जब पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान के अंदर कोएलिशन फॉर्मेशन जो है कितने दिन में हुई है पता है आपको? 9 या 10 दिन के अंदर हुई है। आप दुनिया में किसी मुल्क के अंदर देख लें, जर्मनी के अंदर देख लें, 3.5 महीने के अंदर मर्केल जो थी वो आज तक कभी 3.5 महीने 4 महीने से पहले कोएलिशन नहीं बना पाई। और किसी मुल्क के अंदर आप चले जाइए जहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है 2-2, 3-3 महीने लग जाती हैं। तो खासी बालिग नजरी का सबूत दिया था इन गवर्नमेंट पार्टीज ने कि फौरी तौर पर पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को, खासतौर पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को रियलाइज करते हुए, तो अब दिस शुड गो कंटिन्यू। और ये अच्छी बात है लगी मुझे कि थोड़ा सा झोल आया, लेकिन ठीक है। यासीन आज़ाद हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। यासीन साहब, यकीनन ये एक क्रिटिकल वक्त भी रहा क्योंकि बजट भी आया। उससे पहले हम देख रहे थे शहबाज शरीफ साहब बड़ी एफर्ट के साथ उन्होंने एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चलाया। उससे पहले SIFC को लेके, फिर PDM की हुकूमत में हमने उनको देखा कि बड़े एक्टिव रहे। ऐसे मौके पर इस वक्त जो हम बजट के दौरानिया देख रहे हैं, ऐसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान और नून लीग के दरमियान कुछ आपस में कुछ रंजिशें नजर आई। सर उसकी क्या इत्तलात हैं? वो दूर हो गई हैं? क्योंकि बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, आज भी वजीर दाखिला की मुलाकात आसिफ अली जरदारी से हुई थी। देखें, जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, बजट तो अभी असेंबली में पेश हुआ और जाहिर है कि इस बजट पे खुल के डिबेट होगी, पार्लियामेंटेरियन अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, जो तजावीज है जिस बात से वो डिसएग्री करते हैं उसका मुतबादल कोई हल देंगे, क्योंकि ये इकोनॉमिकल सिचुएशन है और इकोनॉमिक्स पे बहस करने के लिए जो माहिर माशियात हैं वही ज्यादा बेहतर अंदाज में पार्लियामेंट के अंदर अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं। अब जो सूरत हाल है इस वक्त, जो बजट आया है, बजट के आने के बाद जाहिर है कि पार्लियामेंट में डिबेट के लिए जाएगा
और पीपल पार्टी और नून के दरमियान जो एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग मेरे नजदीक यहाँ पे आके खत्म नहीं हो जाती कि बजट के मामले में या बजट की अप्रूवल में पीपल पार्टी किसी किस्म की कोई मुश्किल खड़ी करेगी। तामाला बाद चीजों पे इख्लाफात हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपनी तजावीज देंगे, लेकिन जहाँ तक बजट की अप्रूवल का ताल्लुक है, अच्छी सूरत हाल में पार्लियामेंटेरियन और जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि वो बिल की जो है ना फाइनल अप्रूवल के बाद किसी किस्म की कोई रुकावट खड़ी है। आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो बनी है और उसमें जो आईनी पोस्टें हैं वो पाकिस्तान पीपल पार्टी को मिली हैं। जरदारी साहब एक जो मेच्योर सियासतदान है और मामला को बारीकी से जानते हैं, वो फिर सदर पाकिस्तान है यूसुफ रजा गिलानी जो साबिक प्राइम मिनिस्टर रहे, वो सेनेट के चेयरमैन हैं। ये तमाम चीजें अपनी जगह पे हैं, ठीक है, लेकिन सर एक एक्सरसाइज जो ऑब्जर्व की जा रही है वो यही की जा रही है कि जब भी सख्त फैसले होते हैं तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बड़े एफर्ट करती है और वो पॉलिटिकल माइलेज लिए बगैर जो है वो सख्त फैसले कर रही है जो कि मुल्क के मुफाद में है। अब ऐसे में अगर कोई इत्तेहादी गैर मकबूल फैसले में बैक ऑफ कर जाता है अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, तो ये किस तरह कितनी मुश्किलात पेश आएंगी हुकूमत को, नून लीग को स्पेशली? इसमें तो पाकिस्तान पीपल पार्टी भी इस बात को इकरार करेगी और मुस्लिम लीग नून तो ज़्यादा हुकूमत में है, उनको पता है कि आपकी मजबूरी यह है कि IMF से कोई डिमांड है जी, और आपको IMF से कर्जा लेने के लिए उनके मुतालबात को मानना पड़ेगा, आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं। और जब पाकिस्तान की माशी सूरत खराब है तो उसको बेहतर बनाने के लिए जाहिर है कि आपको IMF से मदद की जरूरत है, और जब तक वो मदद आपको नहीं मिलती आपके सामने माशी प्रॉब्लम मजीद खड़े होंगे। तो मैं ये नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल पार्टी किसी भी सूरत में पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए किसी किस्म की कोई मुश्किल खड़ी करेगी। जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी है, अपना नुक्ता नजर जरूर देगी, बजट की बात चीजों पे मुमकिन है उनका इख्तलाफ हो, बहस में हिस्सा देते हुए उसके लिए अपनी तजावीज भी देंगी, और फाइनल अप्रूव होते वक्त बाज तजावीज जो होती हैं सियासतदानों की पार्लियामेंट के अंदर, उनको भी कंसिडर किया जाता है और किसी हद तक बात चीजें अमेंड की जाती है। मिसाल को तो होता है जिस तरह जो मुलाजमीन है आपने उन पर टैक्स लगा दिया और वो मुलाजिम अगर मसलन एक आदमी 40,000 या 35,000 तनख्वाह लेता है, आपने बढ़ा दी, और बढ़ाने के बाद अगर आपने 25% बढ़ाई और 15% अगर आप टैक्स लगा देंगे तो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए बहुत मुश्किलात तो आएंगी ना। महंगाई तो अपनी जगह पे है, लेकिन फिर हमें मुल्क के इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा कि हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है, और मुल्क को क्राइसिस में करने के लिए पाकिस्तान पीपल पार्टी और हम मौजूदा हुकूमत की बेसिक जिम्मेदारी बनती है कि वो IMF की रिक्वायरमेंट को पूरा करें ताकि वो उनकी मदद करें ताकि मुल्क को क्राइसिस से निकाला जाए। ठीक है, तो मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात हुई, माजी के बड़े अहम इत्तेहादी रहे, कुछ तलखियाँ कम हुई और सूरत हाल को मौलाना साहब को समझ सके हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में तमाम जितनी भी सियासी जमातें हैं चाहे वो इत्तेहाद में हो या ना हो, सबका एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है ऐसे वक्त में। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। PTI से कोई चीज़ एक्सपेक्ट करना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए ये बात भी बड़ी मुश्किल है, मुझे हजम नहीं होती ये बात कि मौलाना साहब किसी भी सूरत में PTI के साथ किसी किस्म का कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे, क्योंकि बानी PTI का जो पोजीशन है वो ये है कि वो अगर कोई कमेंटमेंट कर भी लेता है तो यू टर्न के मास्टर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है उनका। जी मैंने कहा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है बानी PTI, रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और वो बड़ा मुश्किल है मौलाना के साथ उधर चलना। और मौलाना साहब का जहाँ तक ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के बहुत नजदीक रहे हैं, महमूद खान अकरज़ई भी उनके नजदीक थे, पता नहीं महमूद खान अकरज़ई वहाँ कैसे चले गए। क्या अभी महमूद खान अकरज़ई कहते हैं कि PTI की तरफ से मैं मुज़ाकरात करूंगा, क्या इमरान खान तहरीरी तौर पर महमूद खान अकरज़ई को ये इख्तियार देने के लिए तैयार है कि आप जो बातचीत करेंगे उसको मैं मानूंगा? और इवन तहरीरी अंडरटेकिंग देने के बाद भी मैं नहीं समझता कि इमरान खान अपने पास जो उनकी अपनी अना है उस पर किसी किस्म की वो कुर्बानी देंगे, तो उनका एक साथ चलना बड़ा मुश्किल है।
तो मौलाना साहब चूंकि पीपल्स पार्टी के भी बहुत नजदीक रहे हैं, मेरे नजदीक कोई ज्यादा इख्लाफ उनका नहीं है, और नून के नजदीक तो बहुत ज्यादा है। मौलाना साहब का पार्लियामेंट का अपना एक रोल है, और वो इस वक्त कौमी असम्बली का मेंबर हैं, और मैं समझता हूँ कि बजट की अप्रूवल के जरिए मौलाना साहब के दरबार से हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए और उनकी पूरी मदद लेनी चाहिए हर हालत में। बहुत बहुत शुक्रिया यासिन साहब, आपने वक्त दिया। अनवर साहब, बात वही आ जाती है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं इस वक्त, तो यकीनन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब फुल फोकस है कि किसी तरह आवाम को रिलीफ दिया जाए। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हमने देखा, अभी सनतों को 10 रुपये 69 पैसे जो है वो बिजली में रिलीफ दिया और बड़ा फ़र्क पड़ेगा इससे। फिर सुन रहे कि पेट्रोल भी हमें सस्ता होने वाला है कुछ दिनों में। पाकिस्तान की मौजूदा हालात इस बात की इजाज़त ही नहीं देते कि यहाँ पे किसी किस्म का भी सियासी एडवेंचर हो। अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ, तब भी मिसाके मईशत की बात करते थे, अभी भी वो हर एक के साथ बड़े गुड जस्चर और बड़ा वार्म वेलकम करते हैं कोई भी उनके पास आता है। तो ये जो उनकी पर्सनालिटी का एक वो कहते हैं ना एक अच्छा उनका एंगल है, ये कितना फ़ायदेमंद होगा मुल्क की मुफाद में? देखें, जब भी आप डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि जब आप हेल्म ऑफ अफेयर में हो तो आपको लोगों को साथ लेके चलना होता है, और ये अगर आप करने में कामयाब हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये है कि ये अभी हुकूमत का वक्त ज़्यादा नहीं गुजरा, ये एक टेस्ट है बजट, ये पास ऑन हो जाता है, इसमें कैसे सूरत हाल होती है। तो वो जो आपने एक चीज़ों को आप कहेंगे गुड गेस्चर, और जो उन्होंने जिस तरह भी एक रेपो बिल्डिंग की है, तो वो जो सिनर्जी क्रिएट किया, अगर उसका रिजल्ट बजट में कन्वर्ट हो जाता है तो मेरे ख्याल में फिर वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। और ये तो हमेशा डेमोक्रेसी का एक खासा रहा है, आप दुनिया में कहीं भी देखें तो वो जो हुकूमत वक्त में लोग होते हैं उनको अपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ता है। अब उसमें जो है बाज़ वक्त कभी देर हो जाती है। शहबाज शरीफ साहब क्योंकि वो पीडीएम की हुकूमत भी साथ थी तो ये कंटिन्यूटी एक आ गई, तो उन्होंने उसको मेरे ख्याल में कैरी ओवर किया है। तो अब उसका रिजल्ट जो है वो मेरे ख्याल में अवेटेड है। जैसे बजट के पास होगा, असेंबली में डिबेट होगा, तो फिर पता चलेगा क्या क्या इसका रिजल्ट आया। तो मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये जो, वैसे तो JUIF और PTI की कोई रस्मी इत्तेहाद नहीं है, ये तो वो कहते हैं ना ज़रूरत इजाद की माँ है, तो वो हमें एक एंगल नज़र आया JUIF और PTI की जो कुर्बतें हमें सामने नज़र आई। आप किस तरह देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब गए मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, और इवन महमूद चकज़ई के लिए भी उन्होंने कहा कि आए मुज़ाकरात करें। बिल्कुल करेक्ट स्टेप्स हैं कि मुफाहमत की पॉलिसी। लेकिन देखिए, फिर मैं उसी जगह आ रहा हूँ, आखिरकार आप मुफाहमत किस चीज़ पे करेंगे? हमने, आपको याद होगा, कहा था मीसाक जमहूरियत है, तो मीसाक जमहूरियत की हमारी जो लाइन्स थी वो डिफाइंड नहीं थी। बस हम बैठेंगे, इकनॉमिक्स के लिए काम करेंगे। अगर आप पूरी कौम को एक बिल्कुल क्लियर ये बता दें और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये बता दें कि अगर हम ये करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेंगे, तो मैं समझता ये हूँ कि ये काम जो कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं गुज़िश्ता 3-4 साल से, ये उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए समझना आसान हो जाएगा कि हमें कहाँ जाना है। जो इकोनॉमिक, सारी जमातें आपकी इकोनॉमिक ओरिएंटेड नहीं है। आप देखें, खासा मलगूबा है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए वो जो इकोनॉमिक्स बहुत आसान अल्फाज के अंदर डिवाइडेड होते, एक्सपर्ट्स ही के लिए तो नहीं हो सकता ये। और फिर सबसे बढ़कर पाकिस्तान के 22-23 करोड़ आवाम को ये बात पता होना चाहिए कि जब हम वोट देने के लिए जाएंगे तो सिर्फ उसी चीज को हम वोट देंगे, और वो आने वाली हुकूमत भी इसी बात के लिए मजबूर होगी कि वो इन्हीं पॉलिसी का तसलसल कायम रखेगी। 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो जब तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे। बाकी तो सिर्फ सालाना के सालाना बजट आते रहे, अच्छे बजट आते रहे तो मुबारकबाद पेश करना चाहिए। बुरे बजट आएंगे तो यकीनी बात है कि कुछ तनकीद तो होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। नाज़रीन, यकीनन आज माजी से कहीं ज़्यादा सियासी जमातों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। यकीनन ये वो वक्त है कि जब आप अपने सियासी मुफादात, अपनी अना को पसे पुश डालें और सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचें। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, हम सबको मिलकर उनका साथ देना चाहिए। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।